हेलो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको कक्षा 9 के गणित का पहला ही अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति कराएंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति, जैसे कि अध्याय का नाम ही संख्या पद्धति है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। ठीक है, तो जो ये संख्याएं होती हैं ये किससे बनती हैं? अंकों से बनती हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा अंक। तो ये अंक होते क्या है? कितने अंक हैं? अंक को इंग्लिश में डिजिट भी बोलते हैं। तो अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे अंक हैं। ठीक है, इनसे ही सारे नंबर बनते हैं। इनसे अलग तो कुछ भी नहीं है ना। जो आपका मोबाइल नंबर है कितने अंकों से बनता है? अंक अलग चीज हो गई, संख्या अलग चीज हो गई। ठीक है, मोबाइल नंबर कितने अंकों से बनता है? 10 अंकों से। यही अंक होते हैं ना उसमें, इससे अलग तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अंक। ठीक है, इसके बाद अंकों से बननी शुरू होती हैं संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या होती है आपकी प्राकृत संख्या। पहली संख्या होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? कोई बताएगा मुझे? प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो हम गिनती के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मतलब, या हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से तो शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं लेकिन कहीं पर भी खत्म नहीं होती, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें ये तो पता है कि शुरू कहाँ से हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो खत्म कहाँ पे होती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, कौन सी होगी? 1। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और कहीं पर भी खत्म नहीं होती। सेम प्राकृत संख्याओं के जैसी ही होती हैं, बस क्या होता है कि इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर ले तो वो किसका समूह बनेगा? पूर्ण संख्याओं का समूह बनेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और कहीं पर भी खत्म नहीं होती, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 से शुरू हो रही हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी संख्या है, आपने पढ़ी होगी, पता होगा आपको, सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं। देखिए बच्चों, किसी भी क्लास का गणित है, 6th 7th 8th 9th या 10th 11th 12th, किसी भी क्लास का गणित हो, सबसे पहले बच्चों को ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। संख्या पद्धति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा गणित समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब 2 के पहाड़े से 2 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक है, तो कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? आपकी सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाएगी विषम संख्या। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं?
ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 के पहाड़े पे नहीं जाती, जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है। मतलब सम संख्याओं को छोड़कर जो बाकी बचती हैं सभी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब क्या है, आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है अभाज्य संख्या। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। अभाज्य संख्याएं, तो बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े से, अपने ही टेबल से डिवाइड होती हैं, अपने ही पहाड़े में आती हैं, ये भी कह सकते हैं। बच्चों को समझाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, या फिर ये कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद अपना गुणनखंड होती है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी टेबल में नहीं आती, केवल अपने ही टेबल में आती हैं, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 3। इसके बाद कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 5। और इसके बाद कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 7। 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 किस में आता है, 3 के टेबल में 3 के टेबल में आ जाता है, ठीक है, 3 के पहाड़े में आ जाता है। तो क्या करेंगे, इसके बाद 11 13 15 नहीं होगी, 17 होगी, ठीक है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं। अब आ जाती है इसके बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो अपने टेबल से तो होती ही हैं डिवाइड, इसके अलावा भी किसी और भी टेबल से, किसी और टेबल में भी आ जाती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब क्या है, आपकी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं विषम संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्या रहता है, बच्चा ये समझ नहीं पाता है विषम संख्या अभाज्य संख्या कुछ सिमिलर सी होती हैं, ठीक है। ये सिमिलर नहीं होती, देखियो इनको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सम संख्याएं तो वो हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक से। जब हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करें, कुछ भी शेष ना बचे, तो वो है सम संख्या, ठीक है। और अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करें और कुछ शेष बच जाता है, तो वो क्या होती है, विषम संख्या, जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में क्या है, अभाज्य संख्या में केवल एक सम संख्या होती है 2, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। एक प्रश्न आता है कि एक सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य ये है 2, ठीक है। ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, और बाकी सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, विषम होती हैं, ठीक है। बात समझ आई। चलिए, तो विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में कंफ्यूजन दूर हो गया। विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं वो हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं। ये 2 केवल 2 से ही डिवाइड होगा, 2 एकम 2। 3 देखिए 3 से ही होगा, 3 एकम 3। और 5 भी किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, 5 एकम 5। सेम ऐसे ही 7, सेम ऐसे ही 11 13 17 19 23, ठीक है। चलिए, तो भाज्य संख्याएं जो अपने टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, इसके अलावा भी किसी और टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो भाज्य अभाज्य को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके 2 फैक्टर हैं वो तो है अभाज्य, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो है भाज्य। फैक्टर होते हैं गुणनखंड। इनको हम समझ लेते हैं कि हम गुणनखंड करने शुरू करते हैं संख्याओं के।
एक है, जैसे एक का गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा, एक संख्या एक से ही कटती है, ठीक है। तो दो संख्या के गुणनखंड एक तो एक होगा और एक दो होगा। दो किससे कटेगा, एक से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा। तीन, तीन किससे कटेगा, एक से भी कट जाएगा और तीन से भी कट जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही चार, चार किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। पाँच, पाँच किससे डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा और पाँच से, इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। छः, छः किस किस से कटेगा, एक से, दो से, तीन से और छः से, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, ये फैक्टर है संख्याओं के, संख्याओं के क्या है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो एक के कितने गुणनखंड आए हैं, केवल एक, तो ये तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब दो के कितने गुणनखंड आए हैं, दो, मैंने बताया था जिसके दो गुणनखंड है वो क्या है, अभाज्य। ये भाज्य अभाज्य को समझाने का दूसरा तरीका है, ये कौन सी है, अभाज्य। पूरा लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य, ठीक है। तीन के कितने गुणनखंड हैं, केवल दो, तो ये भी कैसी होगी, अभाज्य होगी, ठीक है। चार के कितने गुणनखंड हैं, तीन, तीन गुणनखंड आगे चार के, मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा है तो क्या होगी, भाज्य। वेरी गुड, ठीक है, कैसी होगी संख्या, भाज्य, ठीक है। पांच के कितने गुणनखंड हैं, केवल दो, जिसके दो गुणनखंड हैं वो क्या होगी, अभाज्य। ठीक है। छह के कितने गुणनखंड हैं, चार, चार है तो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो क्या होगी, भाज्य। ये इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की। तो कैसे करेंगे पहचान, हम फैक्टर करके देख सकते हैं, ठीक है। जिसके दो फैक्टर हैं, मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसके दो गुणनखंड है वो अभाज्य, और जिसके दो से ज्यादा है वो भाज्य, और जिसके दो से कम है, एक ही संख्या है ऐसी वन, जिसका इसका इसके दो से कम है फैक्टर, तो इसको ये ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कराते हैं पूर्णांक। चलिए फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। पूर्णांक देखिए, ये हमारे पूर्णांक को हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं। ये हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक है, यहाँ पर क्या है, जीरो, बीच में क्या होगा, जीरो, ठीक है। जीरो के राइट साइड में प्राकृत संख्याएं होंगी, अभी पढ़ाई है, 3, 5, 6, 7, ये क्या है आपकी प्राकृत संख्याएं। जीरो के लेफ्ट साइड में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान होगा, ठीक है, माइनस वाली प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं की नेगेटिव वैल्यू, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो देखिए बच्चों, आपने क्या देखा कि जीरो के राइट साइड धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिख देते हैं, ये है आपके धनात्मक पूर्णांक, ये अनंत तक जाते हैं, कहीं खत्म नहीं होते। जीरो के लेफ्ट साइड ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये भी इधर से अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, जीरो से बड़ा दो, एक से बड़ा, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड वाला पूर्णांक बड़ा होगा लेफ्ट वाले पूर्णांक से। सेम ऐसे ही जैसे ही हम लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। दो से छोटा, वन से छोटा जीरो, जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, जैसे जैसे माइनस में हम इधर जा रहे हैं वैल्यू कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला पूर्णांक क्या होगा, छोटा होगा राइट वाले पूर्णांक से, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूर्णांक, ठीक है।
तो ये आपकी संख्याएं होगी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब ये आगे हो गए आपके पूर्णांक। इसके बाद आ जाती है बारी आपकी परिमेय संख्या की। इधर ही लिख लेते हैं साइड में। परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न मतलब अंश बटा हर, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर, ठीक है। और कंडीशन है जहां p तथा q पूर्णांक है। अब पूर्णांक लिखा है मैंने, ये नहीं लिखा कि वो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। लेकिन हर हमारा, हर मतलब क्यों, 0 पूर्णांक नहीं हो सकता। ये होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। जैसे 1/2 या फिर लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए क्या 0 भी पूर्णांक, 0 भी परिमेय संख्या है? यस, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती हैं, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं। 5/7 ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है। -3/4 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय नहीं होती, ठीक है। अब हम लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे √5, √2, √6, पाई आदि, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बात समझ आई? अब आप ये समझोगे कि √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं इसके अपोन में 1 लगा के। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि √5 एक पूर्णांक नहीं है। इसके अपोन में, 5 के अपोन में तो 1 लगा के इसको आप परिमेय बना दोगे, ठीक है। जैसे 5 है, पूछा जाए 5 परिमेय है? यस, क्योंकि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 परिमेय है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये भी होनी चाहिए, क्या ये पूर्णांक है? यस, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय है। लेकिन अगर √5 होगा, उसके अपोन में 1 लगा के, ये परिमेय नहीं बन सकता, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। 1 तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कब होती है? जब अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। तो ये आपका चैप्टर संख्या पद्धति का परिचय था, और ये परिचय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली एक्सरसाइज में जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के लिए ये परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1।